डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स यानी इलास्टिसिटी में और टर्म्स पढ़ेंगे। तो पहली जो टर्म है वो है पॉइसन्स रेशो। पॉइसन्स रेशो क्या है, ये असल में इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये जो सॉलिड जैसे बीम्स वगैरह होती हैं उनमें उसकी स्ट्रेंथ या रिजिडिटी कितनी हो, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर्स में लगती है उससे हमें पता चलता है। पॉइसन्स रेशो से हमें पता चलता है कितनी रिजिड है कोई कोई चीज़, कोई बॉडी, ठीक है ना। ये सिंगल डायमेंशन में नहीं लगता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स या 3 डायमेंशनल 3D में लगता है, ठीक। तो पहले ये टर्म्स पढ़ेंगे। लेटरल स्ट्रेन, द लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? द रेशो ऑफ चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी टू द ओरिजिनल डायमीटर डी, ठीक है, दैट इज डेल्टा डी बाई डी। चूंकि ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो, सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान, सो इट हैज नो यूनिट्स और डायमेंशंस। चेंज इन डायमीटर यानी अगर हमारे पास एक वायर है, उसका डायमीटर डी है, ठीक है, इसको ये समझो इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है। अगर हम इस पे कोई फोर्स डालेंगे, स्ट्रेस डालेंगे, ये इलोंगेट होगी, वो तो पता है आपको। उसकी वजह से इसका जो डायमीटर है कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो ओरिजिनल डायमीटर था और चेंज इन डायमीटर जो आएगा उसको हम कहते हैं, उस रेशो को लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, ये तो आपको पता है। इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ डेल्टा एल टू द ओरिजिनल लेंथ एल, दैट इज डेल्टा एल बाई एल। तो इसके भी कोई यूनिट्स नहीं है बिकॉज दिस रेशो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। तो जैसे हम इसमें स्ट्रेस डालेंगे, कोई फोर्स डालेंगे, ये इलोंगेशन हो जाएगी, ठीक। उसकी जब इलोंगेट होगी तो उसकी वजह से डायमीटर श्रिंक हो जाएगा लेकिन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो ये रेशो डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ये पॉइसन्स रेशो की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। नाउ द पॉइसन्स रेशो, द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी जो हमने पढ़ा लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उनका रेशो, उसको हम कहते हैं पॉइसन्स रेशो। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, दैट इज लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अभी हमने बताया डेल्टा डी बाई डी, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर रेशो, और चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। नेगेटिव क्यों है? बिकॉज डायमीटर डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द फोर्स। ओके, वो अभी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। सो अगर हम अरेंज करेंगे, ये आता है डेल्टा डी इंटू एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डेल्टा एल। थ्योरेटिकली जो वैल्यू होता है पॉइसन्स रेशो का, इट लाइज बिटवीन -1 एंड 0.5, ठीक। प्रैक्टिकल वैल्यू होता है 0.0 टू 0.5, यानी प्रैक्टिकली इट इज नेवर नेगेटिव। ओके, स्टील का जो है वो 0.28 टू 0.3, इट मीन्स इट इज मोर रिजिड, यानी अगर 0.5 की तरफ जाता है रेशो किसी भी चीज का, इट मीन्स इट इज मोर रिजिड। ओके, यहाँ पर एल्युमिनियम एलॉयज का रेशो है 0.33, यानी वो भी रिजिड बनती है स्टील से भी ज्यादा, एल्युमिनियम की एलॉयज, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ बता देंगे। देखिए, अगर हमने यहाँ पर एक इस पे स्ट्रेस डाला, ठीक, उसकी वजह से इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो जब लेंथ चेंज हो जाएगी, सपोज इसकी लेंथ थी पहले एल, तो अब उसकी बन गई एल प्लस डेल्टा एल, यानी लेंथ में इतनी चेंज आ गई, ठीक। ये डेल्टा एल है। उसकी वजह से डायमीटर श्रिंक हो गया। अगर ये डायमीटर डी था, अब डी डैश बन गया, ठीक। तो डी डैश क्या है? दैट इज वो चेंज कितना डायमीटर में आ गया, डेल्टा डी विल बी डी माइनस डी डैश, ठीक है। ये आ गया आपका, दिस इज द चेंज इन डायमीटर, ठीक है। तो ये पॉइसन्स रेशो है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ये इंजीनियरिंग में लगता है मटेरियल्स का रिजिडिटी देखने में। स्ट्रक्चर्स 2D और 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं, वहाँ पर उनकी रिजिडिटी जब लोड्स उन पे पड़ते हैं, ठीक, तो उनकी रिजिडिटी क्या है, क्या वो सर्वाइव करेंगे, कितना लोड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो किस लोड पे सर्वाइव करेंगे, हमें उसका मतलब अगर कोई लोड इसमें डालना है तो कितना डालेंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए जो मटेरियल लगाएंगे उस स्ट्रक्चर को बनाने में, उसके लिए पॉइसन्स रेशो हमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है इलास्टिक फटीग।
देखिए सपोज हमारे पास दो आइडेंटिकल वायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पे एक वेट अटैच है और इस पे भी एक वेट अटैच्ड है, ठीक है। ये डिस्क यहाँ पर लगी है, इसमें भी यही आइडेंटिकल डिस्क लगी है, ठीक है। ये यहाँ रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है, ठीक। इसको हम नाम से, इसको थोड़ा मैं ठीक बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं, ये आइडेंटिकल दोनों है सेम, ये वायर ए है और ये वायर बी है, ये दोनों सेम मटेरियल की बनी है। तो इसको हम डेली, ये जो वायर है एक ही मटेरियल की बनी है, ठीक, ये भी और ये भी, वायर ए भी और वाई भी, यहाँ पर इसको डिस्क अटैच्ड है, इसको भी डिस्क अटैच्ड है सेम। वायर ए को हम डेली क्या देते हैं, टॉर्शनल वाइब्रेशन। इसको नहीं देते हैं, ठीक, बात समझ में आई। आफ्टर फ्यू डेज अब हम दोनों को टॉर्शनल वाइब्रेशंस देते हैं, इसको भी और इसको भी। तो दोनों एक साथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगती हैं। तो जब ये वाइब्रेट करनी है, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम ये जो वायर ए है ये स्टॉप करती है, रुक जाती है, लेकिन ये वाइब्रेट करती रहती है। इसको जब लॉर्ड कैल्विन ने स्टडी किया तो उसने कहा ये वायर इसलिए स्टॉप जल्दी हुई क्योंकि हम इस पे रोजाना स्ट्रेन्स डालते हैं, ठीक। जब इस पे स्ट्रेन्स डालते हैं उसकी वजह से ये थक जाती है, यानी फटीग्ड हो जाती है। तो इसमें ये जो है वायर, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि हम उस पर रोज रोज ये टॉर्शनल वाइब्रेशन नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो यही डेफिनेशन है यहाँ पर, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ of the material due to the repeated strains on the material is called elastic fatigue, यानी फटीग, थक गई है वायर। यानी जब रिपीटेड स्ट्रेन्स हम डालते हैं किसी पे तो वो हम कहते हैं वो मटेरियल फटीग्ड हो गया है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, ठीक, उसको कहते हैं इलास्टिक फटीग। यही वजह है जो ब्रिजेस होते हैं उनको आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज उनको बोलते हैं कि भाई ये अब अनसेफ हो गए, बिकॉज उनमें अब फटीग आ गया है, ठीक, बात समझ में आए। तो फटीग आ गया तो उसको अनसेफ करते हैं, हालांकि उसमें अब दिखाई नहीं देता, वो तो लगता है कि ठीक है, लेकिन उसमें फटीग पैदा हुआ होता है, उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दिस इज द रीजन वाई ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ देयर यूज, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेचड वायर, ठीक है ना। जब हम वायर को किसी फोर्स से या हम उसमें स्ट्रेस डालते हैं, फोर्स या स्ट्रेस, तो उसमें इलांगेशन होती है। तो इलांगेशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर रहती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्ट्रेचड वायर। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है, अगर आपने दो हाथ से उसको ऐसे खींचा, अगर छोड़ दिया तो वापस आएगा। वो क्यों वापस आता है, क्योंकि जो आपने मस्कुलर एनर्जी दी थी उसको डिस्प्लेस करने के लिए या स्ट्रेच करने में, वो उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। जैसे हम इसको रिलीज करेंगे तो वो वापस आता है, तो वो अपनी एनर्जी जो हमने स्टोर रहती है उसमें वो वापस देता है। तो जैसे ही स्ट्रेचिंग होती है तो उस वायर में जो भी चीज़ है जिसमें स्ट्रेचिंग करेंगे उसमें वो एनर्जी हम जो उस पर अप्लाई की है वो एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, वही उसकी रिलेशन हमें निकालनी है, ठीक। सपोज दैट वी हैव अ वायर विच इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट हियर। इसकी लेंथ जो है वो एल है, ओरिजिनल लेंथ। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक। अब हमने इस पे स्ट्रेस डाला, ठीक, एज्यूमिंग दैट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो फोर्स डाला हमने इस पे, ठीक, तो उसमें समझो ये लेंथ चेंज हो गई डेल्टा एल। तो पहले एल थी यहां से यहां तक, तो इंक्रीज हो गई इतनी डेल्टा, ये एल स्मॉल एल, ठीक है। नाउ तो इसका एरिया ए है, ये मैंने बताया। नाउ यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस, यानी यहां कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस, मैं लिखूंगा टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय
जो उसमें स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होती है। लॉन्गिट्यूडनल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज, वो आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल। इसको अगर अरेंज करेंगे हम तो ये निकलेगा एफ, एफ ये एल ऊपर चला जाएगा, एल एफ इंटू एल, ए इंटू स्मॉल एल। ठीक, अगर इसको हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जो हमें यहाँ से निकलेगा वो आएगा वाई इंटू ए इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ठीक है, ये फोर्स के लिए रिलेशन निकली। अब देखिए, अब हम इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ओवर करते हैं डीएल, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं डीएल। देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स जो लगा है इस पे, ठीक, इनटू डीएल। ठीक है, नाउ फोर्स कितना है, फोर्स का वैल्यू ये है डी डब्ल्यू, ये सबस्टिट्यूट करेंगे वाई ए स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल टू डी एल। So total work done in stretching this wire from L, जो ओरिजिनल L थी, कितना स्ट्रेच करने के लिए, स्मॉल L स्ट्रेच करने के लिए। ठीक, तो कितना लगेगा वो, वी विल इंटीग्रेट इट, सो इट विल बी W इंटीग्रल 0 to L वाई ए स्मॉल L कैपिटल L into DL. Now, y is constant for a given material. A area of cross section, we assume that there is no change in diameter. L जो ओरिजिनल है, लेंथ है, वो भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगी। सो यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन W विल बी इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाय L इंटीग्रल 0 to L L DL। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इट विल बिकम वाई ए एल एल, इंटीग्रेशन इसकी आएगी एल स्क्वायर बाई 2, वो 2 यहां लिखेंगे। ठीक है, नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रेचड स्ट्रिंग, ओके, या स्ट्रेचड वायर। सो वी कैन राइट डब्ल्यू एज यू, ठीक है, स्मॉल ये स्मॉल यू, इट विल बी वाई ए एल एल स्क्वायर कैपिटल एल, ठीक, एल स्क्वायर स्मॉल एल बाई 2। ठीक है, नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y यहां पर इसमें चेंज करेंगे, y a l डिवाइड बाई l। ठीक, ये जो 2 है इसको मैं पहले लिखूंगा 1/2, तो y a l इंटू इस l स्क्वायर मैंने लिखा l और l यहां लिखेंगे। ठीक है, नाउ y इंटू a इंटू l डिवाइड बाई कैपिटल L ये है। ठीक, तो ये किसके बराबर है, फोर्स, कौन सा फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स, जो उसको स्ट्रेच करता है। तो इतनी जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, F के बराबर, और ये L। ठीक, सो तो U कैसे लिखेंगे हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको कर दूंगा। So we can write it as 1 by U, the energy stored, potential energy. So this is now potential energy. ठीक है, so U will be equal to 1/2, इतना हुआ F into L. So that is potential energy stored in the stretched string is equal to 1/2. F is the stretching force. Into what is L? L is the extension produced in the wire. ठीक है, so 1 by stretching force into extension, extension, that is the potential energy stored in this wire. Now to determine the potential energy per unit volume, यानी पोटेंशियल स्टोर्ड इन द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस वायर। पर यूनिट वॉल्यूम ये इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बनता है वॉल्यूम से। ठीक है ना, जब डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो वो चीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम बनती है। ठीक, तो इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, उसको हम लिखते हैं स्मॉल यू, कैपिटल यू, तो दैट इज यू स्मॉल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
ना वो यू किसके बराबर निकला है 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स, वो यहाँ कैसे निकला है, यहाँ से लिखेंगे 1/2 ए एल इंटू एल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो डिवाइड में इसको वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, दो बार लिखा मैंने, ये 1/2 है, सो 1/2 वॉल्यूम किसके बराबर वायर का था, ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज इसकी लेंथ इंटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो एल इंटू या ए एल, वो वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ हम सबस्टिट्यूट करेंगे ए एल स्क्वायर एल इंटू वॉल्यूम क्या बराबर होगा ए इंटू एल, ठीक है। तो ए और ए विल कैंसल आउट, सो यू विल बी इक्वल टू स्मॉल कैपिटल यू विल बी इक्वल टू 1/2, देखिए एल इंटू एल एल स्क्वायर, यहाँ एक चीज मैं भूल गया वाई, ये वाई यहाँ पर है, ठीक, वाई यहाँ पर भी है और वाई यहाँ पर भी है, ठीक है। So it will be y l into l l square, so l square by l square. Now इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 y l by l whole square. What is this? Change in length, जो length में change आई divided by जो original length थी, that is called strain, ठीक है ना। तो वो strain है, तो strain का क्या है square, तो इसको ऐसे भी लिखेंगे u is equal to 1/2. Now what is Young's modulus? Young's modulus y होता है definition stress over strain, तो वो भी सबस्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा y के बदले में into stress over strain। तो यहां पर क्या है L by capital L whole square, that is strain square and this will cancel out, so it will be u will be equal to 1/2 stress into strain. So potential energy per unit volume is equal to 1/2 stress into strain. Okay, स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे। Now एक और term, elastic after effect, the delay in regaining the original configuration by the bodies on removal of deforming force। देखिए अगर बॉडी पे हम, ये बॉडी है कहीं अटैच है, हमने इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स F लगा दिया, तो इसमें स्ट्रेचिंग होगी। अब मिसाल के तौर पर पहले इतनी थी, अब थोड़ी सी इतनी हो गई, इतनी स्ट्रेचिंग आ गई इसमें, ये L थी। तो अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को अब हटा दिया, तो चूंकि इलास्टिक बिहेवियर दिखाती है, तो ये वापस रिगेन करेगी अपनी इस ओरिजिनल लेंथ जो L है। तो उसमें डिफरेंट सबस्टेंसेस को डिफरेंट टाइम लगता है ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ जो थी, ठीक। तो उस डिले को हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कुछ सबस्टेंसेस को ज़्यादा लगता है वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, और कुछ को बहुत टाइम लगता है, ठीक, इसमें वापस आने के लिए, ठीक है ना, अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिगेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज फाइबर एंड फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, इनकी सस्पेंशंस बनाई जाती हैं, यानी सस्पेंड इससे कोई चीज़ करते हैं, इसीलिए गैल्वानोमीटर में ये इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। क्यों? जब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाती है तो उसमें ये इलांगेशन होती है या ट्विस्ट आ जाती है, तो उस वक्त तो जब जैसे ही हम टॉर्क रिमूव करते हैं, जो फोर्स उस पर रिमूव होता है, उसको रिमूव करते हैं, वो क्विकली अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आता है। इसके मुकाबले में अगर हम ग्लास फाइबर ले लें, इट टेक्स आवर्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत टाइम लगता है इसको वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका इलास्टिक इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और जो क्वार्ट्ज फाइबर या फॉस्फोर ब्रॉन्ज है, इनका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कम है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ लास्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी,
किन फैक्टर से इलास्टी इफेक्ट होती है? पहला है इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग। जब हम मटेरियल्स को हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग तो आपको पता है, थोड़ा वगैरह उसे मारते हैं, हैमरिंग करते हैं या रोलिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है? इलास्टी इंक्रीजेस, इलास्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं वो बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, जब उन पे हैमरिंग करती है क्रिस्टल ग्रेन्स जो बड़े होते हैं बिकम स्मॉल। जब क्रिस्टल ग्रेन स्मॉल बनते हैं उससे जो इलास्टिसिटी है इंक्रीज हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ नीलिंग। एनीलिंग बोलो या नीलिंग बोलो, इसका मतलब है जब हम ग्रेजुअली किसी सबस्टेंस को हीट करते हैं, ठीक, और फिर ग्रेजुअली कूल डाउन करते हैं, ग्रेजुअली हीट करते हैं फिर कूल करते हैं, उससे क्या होता है? जो क्रिस्टल ग्रेन्स होते हैं वो क्रिस्टल ग्रेन्स बिकम लार्ज, क्रिस्टल ग्रेन्स बिकम लार्ज। जब बनता है क्रिस्टल ग्रेन्स तो इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, इलास्टिसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक, तो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक, और अगर टेम्परेचर, ये इलास्टिसिटी, ठीक, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे इलास्टिसिटी विल इंक्रीज। क्यों? जो ग्रेन्स होंगे स्मॉल उस साथ साथ आएंगे, उसकी वजह से ये जो है इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू।